स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं व्योमकेश जी को। और आज हम लोग टेस्ट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, इसका क्वेश्चन है कि कोरिलेशन क्या है और उस पर सवाल बनाना है रैंक कोफिशिएंट पर। तो देखिए मेरा नोट्स बना हुआ है, आप लोग को मदद मिल जाए तो मिल जाए, छोटा छोटा है कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यही है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन। इसके बाद किताब का कुछ डेफिनेशन हम लोग लेते हैं जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो। तो देखिए, तो आगे बताने से पहले यही बोलेंगे कि जिनको चैनल अच्छा लगता है, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहा है लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं सबों के लिए तो थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से जो है लगता है कि नहीं हमको रिटर्न में कुछ मिला आप लोग की तरफ से। चलिए देखिए, कोरिलेशन का जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर किताब में दिया हुआ है बहुत बड़ा बड़ा है, आप हिंदी में भी बना के लिख सकते हैं कि सहसंबंध वह संबंध है जो दो से अधिक जो वेरिएबल्स है उसके बीच का रिलेशन हमको स्टडी करने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन है कि कोरिलेशन का डेफिनेशन यहाँ पर V.I. इंग्स के द्वारा दिया गया है कि कोरिलेशंस मीन बिटवीन टू सीरीज और ए ग्रुप ऑफ डाटा एग्जिस्ट सम causational connection. At another, he says if it's provide the truth that a large number of instance to variable and to fluctuate or the same or in a opposite direction, we consider that the fact is established the relationships exist. The relationship is called correlation. उसके बाद अलग अलग इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन का जो है अपना अपना कंसेप्ट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द कंसेप्ट एंड द टेक्निक ऑफ कोरिलेशन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस। द फंडामेंटल ऑफ दीज वी फर्स्ट इन प्रोपाउंडेड द फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ब्रेविस, बट कोरिलेशन टेक्निक अब इधर है। Correlation technique as such was first invented by the graphically by Sir Francis Galton in 1896. कार्ल पियर्सन ने भी इंट्रोड्यूस किया कोफिशिएंट को, और ये दोनों गैल्टन और पियर्सन जो थे इन्होंने बहुत सारे बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स प्रॉब्लम की टेक्निक को भी इससे सॉल्व कर लिया। इन इकोनॉमिक्स दिस टेक्निक हैज़ ए स्पेशल यूजेज रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस एंड कंट्रीब्यूट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एड लोकेटिंग critically important variable on which other depends. To relevant the economist, the connection by the which distribution माफ कीजिएगा disturbances spread and suggest to him the path through with the stabilizing the force may become effective, and concept of regression and ratio of variation are measure of correlation. Measures of correlation ensure the prediction of variable will be reliable. तो ये डेफिनेशन था अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा। अब काउजेशन का क्या है, तो ये काउजेशन वन वेरिएबल में एक्ट अपॉन द अदर, दूसरा होता है द टू वेरिएबल में एक्ट अपॉन ईच अदर, तीसरा है द टू वेरिएबल में भी एक्टेड अपॉन बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, एंड चौथा है अ हायर कोरिलेशन कोफिशिएंट में डिराइव ड्यू टू शीर कॉन्सिडेंस। तो इतना सा आपको याद रखना है, डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन देने के बाद ये चार बातें उसमें दे देनी है कि कोरिलेशन के ऊपर पढ़ने से हमको ये चार बातें मिली। अब यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, और लीनियर और नॉन लीनियर है। तो आपको नहीं अगर पूरा याद रहेगा तो कम से कम दो का चर्चा कीजिएगा, जो जिसे हम अपने कॉपी में किए हुए हैं। काइंड्स ऑफ कोरिलेशन में पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, इट इज़ नोन एज द पॉजिटिव कोरिलेशन। वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप करने लगते हैं, ऐसे 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 करके स्किप कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका छूट जाएगा, समझा रहे हैं वो उतर जाएगा। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि इफ़ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज़ नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। आप ये दो ठो एग्जाम्पल दे दीजिए कि जैसे इधर से ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इधर से ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन से घट रहा है। तीसरा एग्जांपल है लॉ ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई, प्राइस लैंड, क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ फिशर, ये सब पॉजिटिव कोरिलेशन में आते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ टू वेरिएबल्स मोर इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज़
नोन एज निगेटिव कोरिलेशन, कि अगर एक एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, मान लीजिए एक्स बढ़ रहा है 1 2 3 4 और वाई 10 और 8 5 3 घट रहा है, या फिर एक्स घट रहा है वाई बढ़ रहा है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। इसमें लॉ ऑफ डिमांड, मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। इसके बाद दूसरा है, अब सिंपल और पार्शियल मान लीजिए दिमाग में नहीं रहता है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल व्यू लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, एक्स वाई का रिलेशन यहाँ से ऐसे ग्राफ से दिखा देंगे। नॉन लीनियर होगा, अब ये ऐसा इसीलिए हम बोल रहे हैं कैसे होगा, कैसे बना इसको समझिए। जैसे एक यहाँ 2 3 4 5 एक एक बढ़ रहा है, यहाँ 3 5 7 9, तो लीनियर के फॉर्म में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उतना अंग्रेजी याद रखना संभव नहीं है भाई लोग, जितना काम भरे उतने लिखेंगे, 5 नंबर का है तो उतना माथा खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत काफ़ी लिख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से ही समझा देंगे। अब देखिए यहाँ पर x अगर 1 बढ़ रहा है तो y 2 बढ़ रहा है, तो सब में तो लीनियरली बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ होगा। लेकिन नॉन लीनियर की बात अगर हम करते हैं कि 1 2 3 4 तो ये बढ़ रहा है एक एक डायरेक्शन से, लेकिन 2 3 5 5 1 6 6 2 8 तो यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में ग्राफ चेंज हो जाएगा। इसका ग्राफ और अच्छे से देखना है तो यहाँ देखिए बुक में दिया हुआ है, पॉजिटिव लीनियर, नेगेटिव लीनियर, पॉजिटिव कर्वीलिनियर, नेगेटिव कर्वीलिनियर। तो आप इस दोनों को छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप को आप लिख सकते हैं पिछला वाला में जैसे था। और यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं लीनियर, हाँ, तो ये दोनों आप लीनियर और कोलिनियर वाला, नॉन लीनियर वाला आप ग्राफ बनाएगा। ग्राफ में लगता है गलती हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा, ग्राफ छोड़ देंगे, ग्राफ खाली लिख देंगे, हो गया। सिंपल और पार्शियल मल्टीपल में क्या होता है कि अब ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको याद अब रखना संभव नहीं, और एग्ज़ाम है इसलिए दिमाग खराब नहीं करेंगे। अब आगे चलेंगे, डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप, डिग्री कैसे याद रखना है। तो परफेक्ट कोरिलेशन, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, लिमिटेड ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये इतना सा हुआ। उसके बाद मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, तो ग्राफिकली हम बना सकते हैं, मैथमेटिकली बना सकते हैं, दोनों पार्ट है, स्कैटरिंग डायग्राम और डॉक्टोग्राम स्कैटरग्राम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि सबको दिखने लगे, नहीं तो ऐसे बोलेगा दिखाई नहीं देता है। देखिए, तो ग्राफिकल में हमको कार्ल पियर्सन, स्पिट्ज़मैन, कोफिशिएंट कंकरेंट डेविएशन और लीस्ट स्क्वायर मेथड ये सब है, लेकिन पढ़ना यहाँ पर सिर्फ क्या है, रैंक कोफिशिएंट। तो चलिए रैंक कोफिशिएंट पर चलेंगे, क्योंकि रैंक कोफिशिएंट का थोड़ा चर्चा करना चाहिए। तो रैंक कोफिशिएंट इस बुक में उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार सबों को दिखा दें ताकि याद रहे कि अब रैंक कोफिशिएंट से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है अवेलेबल। इतना डेटा नहीं लिखेंगे, तो इसको हम अपने लैंग्वेज में समझाए हुए हैं एक कागज़ में, उसको आप देखिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको दिखाने से पहले हम बोलना चाहते हैं कि रैंक कोफिशिएंट होता क्या है, वो भी 2 लाइन लिखना चाहिए, टेस्ट है ना। तो देखिए रैंक कोफिशिएंट क्या है, हमने पुराना कॉपी पढ़ा है, 2015 से पहले का कॉपी है, कि रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन में स्पिट्ज़मैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है कि व्हेन डाटा इज कलेक्ट क्वालिटेटिव देन कार्ल पियर्सन मेथड इज रॉन्ग, ओनली क्वांटिटेटिव मेथड इज द बेस्ट ऑन द बेस्ड ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। कि जब डाटा क्वालिटेटिव हो, कि डाटा जो दिया गया उसके गुणवत्ता की जांच करनी है, तो वहाँ पर कार्ल पियर्सन का मेथड गलत हो जाएगा, हमको रैंक का मेथड ही लगाना पड़ेगा। इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द बेस्ट मेथड। अब 2 कंडीशन यहाँ से आया, देखिए कि इफ़ द रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, जब रैंक रिपीट नहीं करेगा तो कैसे बनाएंगे, तो R बराबर 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर बाय n इंटू n स्क्वायर -1, ये हो गया। दूसरा है, एक सवाल हमने लिया, अब इसका रैंक लगाते कैसे हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अभी बताएंगे सवाल ये वाला भी कि रैंक लगाते कैसे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि अगर रैंक्स रिपीट कर जाएगा, अब रैंक क्या रिपीट कर रहा है हम समझाएंगे थोड़ी देर में। R बराबर 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर प्लस इतना इतना इतना। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, तो पहले इधर वाला डिस्कशन करते हैं। D क्या है मेरा, D मेरा है डिफरेंस बिटवीन द 2 रैंक। अब रैंक बताइए ना क्या है, तो बता रहे हैं, और उसके बाद जब D निकलेगा तो D का स्क्वायर करना है, कर देंगे। अब देखिए रैंक आप कैसे लगाते हैं कि कोई भी जो डेटा दिया रहता है, जैसे x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, उस केस में क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा, या तो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से रैंक लगाइए, या तो सेकेंड डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो मान लीजिए कि हम असेंडिंग ऑर्डर के ही हिसाब से लगाए, ठीक है,
असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाए तो क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा मेरा उसको पहले देंगे रैंक का वैल्यू सबसे बड़ा का। जैसे क्या है, या कोई बड़ा से ही चुनना शुरू करेगा। तो मान लीजिए कि इस कैटेगरी में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा 60 है, तो 60 के सामने हमने 1 लिखा, रैंक 1 दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम डिसेंडिंग आर्डर पर कर रहे हैं तो 1 दिया। उसके बाद 60 के बाद जो है वो हमने 59 सेकेंड ऑप्शन है, तो इससे थोड़ा कम छोटा है, मतलब कम सेकेंड ऑप्शन में डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 59 हो गया। 59 के बाद हम 52 को देखेंगे, उसके सामने हम 3 लिखेंगे, 1 2 3 लगा रहे हैं, रैंक देना है। उसके बाद रैंक का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से जो आप सेट कीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है उसको हम फर्स्ट बना दिए। कोई क्या करेगा, जो सबसे कम नंबर वाला है उसको फर्स्ट बना सकता है, कोई मैटर नहीं करता, किधरों से रैंक बना सकते हैं आप, चलेगा। आंसर एक क्या आता है दोनों में। तो 1 2 3 हो गया। उसके बाद मेरा जो है 4 नंबर में 50 हो जाएगा, और फिर 5 नंबर में मेरा कौन सा हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट बच गया 6 नंबर में 37 हो जाएगा। अब कोई 6 को 1 से स्टार्ट करेगा तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर में भी वेरी हो सकता है, लेकिन आप रैंक 37 को भी पहला कर सकते हैं और 60 को भी छठा कर सकते हैं, कि हमने असेंडिंग के ऑर्डर के आधार पर रैंक लगाया, ठीक है। अब उसी तरह रैंक ऑफ वाई निकालेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें 64 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। उसी तरह फिर क्या है, हमने 60 रखना है, तो 60 रख दिए। अब 60 के बाद कौन सा है, तो 60 के बाद मेरा 56 है, तो हमने 56 को रखा। उसके बाद 54 है, तो 54 रख दिए। उसके बाद 48 होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो 48 हो गया, और फिर 38 है। अब इसका डिफरेंस ले लेना है, जो जैसे माइनस प्लस कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। इसीलिए बोले कि असेंडिंग लीजिए डिसेंडिंग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ एन का वैल्यू कितना है, क्योंकि डी तो अभी निकाल लेंगे तब ना एन, तो पहले डी निकाल लेते हैं। तो करिए, 4 में 4 गया 0, 5 में 3 गया 2, 3 में 1 गया 2, 6 में 2 गया 4, 1 में 6 गया -5, 2 में 5 गया -3। अब एन क्या होगा, तो पहले स्क्वायर कर लो, 0 4 4 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ पर 58 आएगा, 4 4 8, और 16 24 25 49 9 58 हो गया। एन का वैल्यू क्या है, चूंकि यह एक इंडिविजुअल सीरीज है इसीलिए इंडिविजुअल गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हियर एन इक्वल्स टू 6 हो गया। सिग्मा डी स्क्वायर निकल गया, आप फॉर्मूला पर रख दीजिए। आर बराबर, या रो इसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन को, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर -1, ठीक है। 1 - 6 सिग्मा डी का वैल्यू 58 बाय एन का वैल्यू 6 स्क्वायर -1, और सीधा कैलकुलेशन है। अब तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 - 3 48 बाय 6 इंटू 35। यहाँ पर जब सॉल्व कीजिएगा तो 210 - 348 बाय 210, तो माइनस में वैल्यू आएगा -138 बटे 210, तो आंसर हो जाएगा -0.657। ये बन गया आपका। अब आप बता दीजिएगा ये कैसा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये आता है, तो निगेटिव कोरिलेशन आया, निगेटिव कोरिलेशन आया। और यहाँ पर क्या करना चाहिए हमारे हिसाब से, आपने जो जो लिखा ना उसका नाम लिख दीजिए। डी क्या है भैया, तो डिफरेंस बिटवीन रैंक। एन क्या है, तो नंबर ऑफ आइटम। ये 2 बात लिखना चाहिए। ये हो गया रैंक रिपीट जब नहीं करेगा तो ऐसे बनाना है। अब हम मान के चलते हैं कि परीक्षा में यही वाला सिंपल आपको दिया जाएगा। अब डेटा हो सकता है बहुत बड़ा दे दे मैडम, तो अलग बात है, लेकिन बनेगा इसी तरह। दूसरा केस में रैंक जब रिपीट करेगा तब क्या होगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, सवाल बता रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब रैंक जब रिपीट कर रहा है तो उस केस में भी उतना ही कॉलम बनेगा। रैंक निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर जो डेटा मेरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो एन का वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा। डी मेरा वही है। अब M1 M2 क्या है फॉर्मूला के हिसाब से, तो M1 क्या है, जहाँ पर पहला बार रिपीटेशन होगा। M2 क्या है, जहाँ पर दूसरा बार रिपीटेशन करेगा रैंक में, ठीक है। इसी तरह M3 M4 Mn चलते रहता है। अब आगे कहना है
कि जब ये मेरा 10 है, मान लीजिए 10, 12, 14, 12, 18, 16, 3, अब इसमें रिपीट कौन कर रहा है? देखिए यहाँ 12 रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी 12 रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, देखिए 3 बार 8 रिपीट कर रहा है दोनों में। अब 12 जो रिपीट कर रहा है तो पहले केस में मेरा m1 का वैल्यू हमको 2 हो गया कि 2 बार रिपीट किया। m क्या है, m2 क्या है, ये सब क्या है, रिपीटेशन ऑफ जो वैल्यू है ना, जो मेरा जो वेरिएबल दिया है उसका रिपीटेशन कितना बार है, तो 2 बार है। इस वाले केस में m2 का वैल्यू कितना है, तो भैया 3 बार है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे बड़ा वाला जो होगा उसको हम पहले रखेंगे, क्योंकि हम डिसेंडिंग के आधार पे सेट करते हैं, हमको उसी तरह आदत है बनाने का, आप असेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो पहला 16 है, ठीक है। चलिए, तो ये 16 है, ठीक है। अब 16 मेरा पहले बड़ा वाला है तो हम इसके सामने 1 लिख दिए। 16 के बाद जो है मेरा, देख रहे हैं कि हम 12 ही है, माफ़ कीजिएगा 14 है, तो 2 नंबर दिए। अब 12 जो है और 13, मतलब माफ़ कीजिएगा 12 में 2 वैल्यू आ गया। अब 12 में 3 नंबर और 4 नंबर, तो मान लीजिए कि अगर ये को 12 होता तो हम 3 लिखते, और यहाँ के 12 के बदले 11 होता तो हम 4 लिखते। तो 3 और 4 को एवरेज कर देंगे, मतलब 12 2 बार रिपीट हो गया ना, तो 3 और 4 जोड़ देंगे, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और दोनों का एवरेज बांट देंगे। ये हो गया 3.5, ये भी हो गया 3.5। लेकिन अब 4 तक हम ले चुके हैं, 3 4 हो गया ना, तब ना एवरेज लिए 3.5 3.5, 5 नंबर होगा। अब सीधा 5 नंबर होगा। यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि 12 3 नंबर में भी है और 12 4 नंबर में भी है, ठीक है। या तो ये भी 3 भी आती, इसको 4 लीजिए। और जैसे ही रिपीट कर गया वैल्यू तो दोनों को जोड़ देंगे, जैसे 2 बार ना था तो दोनों का रैंक को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे 5, 12 नंबर, 12 जो है वो 3 नंबर पर भी है और 12 जो है वो 4 नंबर पर भी है, जब हम डिसेंडिंग लगा रहे थे। तो दोनों के रैंक को जोड़ के एवरेज लेना है। जैसे 12 3 नंबर पर था तो 3, 12 4 नंबर पर तो 4, 3 4 7/2, 3.5 3.5 बांट दिए, 4 नंबर तक ले लिए। इसके बाद मेरा 10 है, माफ़ कीजिएगा 13 छूट गया क्या लिखने में, हाँ 13 लिखने में छूट गया। 3 नंबर यहाँ होगा, लिखने में थोड़ा गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। 3 नंबर यहाँ है और ये मेरा 4 नंबर 4.5 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 4 जो बताया आपको ना, फिर से समझ लीजिए एक बार। 16 मेरा 1 नंबर था, 14 मेरा 2 नंबर था और 13 मेरा 3 नंबर था। समझाने लगे ना, 13 छूट गया लिखने में। अब 4 पे 12 है और 5 पर भी 12 है, तो 4 और 5 को जोड़ दीजिए, तो 4 5 9/2, 4.5, 4.5 बांट दिए। अब 5 जो बचेगा मेरा, 5 तक ले लिए हम, तब ना 4 और 5 को जोड़ के एवरेज निकाले 4.5। अब 10 को लेंगे तो ये 6 हो गया, और उसके बाद 8 को लीजिएगा तो 7 होगा। अभी फिर इसमें बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बताने में हमको ही गलती हो गई, तो हम दूसरा वाई वाला बता रहे हैं उसमें समझ लीजिए। अब इसमें सबसे पहला क्या है, 15 बड़ा है तो हम 15 को पहले लिए। उसके बाद 15 के बाद हमने 12 को लेना है। 12 के बाद भी देख रहे हैं कि इसमें 13 भी है एक, तो 13 मेरा 2 नंबर हो जाएगा। 13 के बाद ओबियसली 12 होगा 3 नंबर पे। अब 12 के बाद मेरा 9 होगा 4 नंबर पर, ठीक है। तो देखिए 9 का हम 4 लिख लिए। अब 9 के बाद 8 की बारी आती है, तो देखिए हम यहाँ हिंट में लिखते हैं 8 मेरा 5 नंबर में भी है, 8 मेरा 6 नंबर में भी है, और 8 मेरा 7 नंबर में भी। तो 8 को ने जोड़ के उसके रैंक को जोड़ के एवरेज लेंगे, 5 6 7 को जोड़ दीजिए, तो 6 5 11, 7 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो गया। तो इसका मतलब 8 के आगे जहाँ जहाँ है सब जगह 6 लिख देंगे, रैंक को इक्वली बांट दिए। ये आपका पूरा पूरा हो गया। यहाँ तक अगर आप कर लिए तब सवाल में कुछ नहीं बचा है। अब इसका डिफरेंस लेना है, तो 6 में 4 गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5 माइनस में, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1.5, यहाँ पर 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -5 और यहाँ पर 2। अब d² लेना है तो 4, 2.25, फिर 0, फिर 2.25, फिर 16, और फिर यहाँ पर 25 और यहाँ पर 4। सिग्मा d² का वैल्यू क्या हो गया मेरा, जोड़ जाड़ के 53.50 सॉल्व करके। अब हमको रैंक निकालना है, तो रैंक बराबर 1 - 6 सिग्मा d² प्लस m1 का स्क्वायर -1/12 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर,
हाँ M2 होगा, स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया M2 नीचे, ठीक है। बाय 12 बटे n स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर क्या होगा 53.50 और M1 मेरा क्या होगा, चूंकि 2 बार पहला में रिपीट किया तो 2 लिखेंगे, फिर 2 का स्क्वायर बटे 12 करेंगे, फिर यहाँ पर M2 3 है तो 3 इंटू 3 स्क्वायर 1 बटे 12 बटे n मेरा 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको मैथमेटिकली है सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जगह नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये आंसर जो आ जाता है लास्ट में वो 0 आता है। तो हम यहाँ पे जगह नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, बुक में बना हुआ था। तो इस तरह से हमने आपको रैंक का सारा सवाल बता दिया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो डायरेक्ट व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सबों के पास नंबर है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्योमकेश जी, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए सर आप लोग। और हम बहुत प्रयासरत रहते हैं सभी के लिए कि चलो भाई थोड़ा मदद होना चाहिए, और शेयर कीजिए वीडियो को, जिनके पास रैंक का सवाल नहीं है वो बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।